हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी दोनों ही चैनल्स पे आपको ये जो फ्री एजुकेशन की सुविधा मिल रही है ना, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। मेक श्योर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप ज़रूर से ज़रूर उठाएं। इसके अलावा आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनके लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही इन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे, आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी कि आप इन ई बुक्स को या ई नोट्स को कैसे पा सकते हैं, राइट। इसके साथ मैं आपको ई नोट्स के बारे में एक चीज़ बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स के साथ आते हैं। तो ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इन लिंक्स पर क्लिक करें ताकि इनकी सारी की सारी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए और ये आपको कैसे आप इन ई नोट्स या ई बुक्स को पा सकते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर है। अब इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोम के समरी। तो आज हम इस समरी को कंप्लीट करते हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब हम जल्दी से इसकी समरी देख लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं इसे लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इसे लिखा है वॉल्ट विटमैन में, जिनका एक्चुअल नेम है वॉल्टर विटमैन, जिन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। राइट, ये एक अमेरिकन पोएट थे और देखते हैं कि इस पोम में इन्होंने क्या लिखा है। बेसिकली ये पोम क्या है, एक कॉन्वर्सेशन है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान काफ़ी अच्छे और डिटेल तरीके से आपको समझा दिया था कि ये कॉन्वर्सेशन है किसके बीच का, पोएट और रेन, इनके बीच का ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक संवाद है। तो बेसिकली क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ था। जो शुरुआत ही हुई थी वो पोएट ने या विटमैन ने इस क्वेश्चन के साथ की थी कि हु आर यू, तुम कौन हो। और हु आर यू में जो आर शब्द है उसको उन्होंने इंग्लिश डायलेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल किया था। जो कि शब्द इस्तेमाल किया था वो था आर्ट। तो इस आर्ट को हम आर भी होता है ये, और इसके अलावा हम इसे और क्या मानेंगे, फर्स्ट मीनिंग था आर और दूसरा मीनिंग है कला, कि तुम प्रकृति की नायाब कला, तुम आखिर कौन हो, तुम क्या हो। राइट, ये बेसिकली पूरा ये शुरू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो पोएट ने पूछा था वो आपको मैंने यहाँ पर इसमें समझा दिया है। चाहे तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, इन द पोम द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु आर यू। बहुत ही प्यारी सी भीनी भीनी बारिश हो रही है और उससे पूछते हैं हमारे पोएट कि भाई तुम हो कौन, तुम क्या हो। टू विच शी रिप्लाइज दैट शी इज़ द पोम ऑफ अर्थ। क्या जवाब दिया कि वो क्या है, इस धरती की कविता। तो बेसिकली ये कविता के शब्द से ये कहना चाह रही है कि पूरी कहानी हूँ मैं इसकी। यू नो, कविता एक्चुअली क्या होता है, समावेश होता है स्टूडेंट्स। राइट, जो भी पोएम या पोएट्रीज जो होती हैं वो आपने अगर देखा हो तो बहुत डिटेल्ड में नहीं लिखी होती। बेसिकली स्टोरीज़ ही होती हैं वो, रिटन इन अ डिफरेंट वे। यू नो, ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं और कम शब्दों में बहुत ज़्यादा गहरी और बड़ी बात बहुत ही खूबसूरती से बयां की होती है पोएम्स के अंदर। तो वो भी स्टोरीज़ ही होती हैं एक तरीके से। जैसे मूवीज़ में गाने होते हैं, तो गाने क्या होते हैं, एक तरीके से जो मूवी की ये जो स्टोरी है उस स्टोरी को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। वही उसी तरीके से कविताएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो सॉफ्ट फॉलिंग जो शावर है, सॉफ्ट फॉलिंग इसलिए भी कहा गया है क्योंकि बारिश जो बरसती है वो अलग अलग तरीके से बरसती है। कभी झिरमिर बारिश है, कभी अच्छी बारिश हो रही है, कभी तूफान आया है, कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर बारिश का कौन सा रूप है वो बताने के लिए सॉफ्ट फॉलिंग शावर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जब पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उसके जवाब में क्या कहा कि मैं कौन हूँ, मैं धरती की कविता हूँ। It is a strange thing for the rain to reply to the poet.
The rain told the poet that she cannot be touched as she rises in the form of water vapor in the sky from the land and the bottomless sea. इसमें कहा है कि जो जवाब आया रेन का वो बहुत ही अजीबोगरीब सा जवाब आया. अब जवाब अजीबोगरीब नहीं था, ये बहुत ही अजीब सी बात है कि रेन ने जवाब दिया. एक्चुअली ये है बात का मतलब कि ये हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं ना कि रेन से हम कुछ पूछ रहे हैं और फिर वो हमको पलट कर जवाब देगी. यहाँ कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि जो बारिश गिर रही है उन बूंदों को देखकर कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स जो हैं हमारे पोएट के अंदर जागी, और वो फीलिंग्स जो हैं खुद अपने ही क्वेश्चन को वो आंसर कर रहा है कि देखो कितनी प्यारी बारिश है, ये बारिश क्या है, ये बारिश हमारा जीवन दान है. तो खुद ये सवाल कर रहा है और उसके मन की ही उपज है इस जवाब कि उसके मन में ही इस सवाल के जवाब भी उपज रहे हैं. लेकिन वो सब जवाब उपज कैसे रहे हैं, अपने आप से ही नहीं उपज रहे हैं, जो बारिश को देखकर. तो बारिश इज़ रिस्पॉन्सिबल, बारिश जिम्मेदार है वो जवाब उपजने के. उनके दिमाग में, जहन में जितने भी आंसर्स आ रहे हैं पोएट के, उन आंसर्स के उपजने की जिम्मेदार हमारी बारिश है. उसकी खूबसूरती को देखकर अपने आप उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ बारिश कितनी ज़रूरी होती है. बारिश हमारा जहाँ सूखा पड़ा होता है उसके लिए पानी इंसान के लिए कितनी ज़रूरी होती है. बारिश जो ज़मीन पे गिर रही है तो एक जो म्यूज़िक सा निकलता है वो म्यूज़िक उन्हें इतना रिलैक्स्ड फील करवाता है पोएट को कि उनका रिलैक्स्ड माइंड उनकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है और उनको बहुत अच्छा फील करता है. और ये जो अच्छा फीलिंग है, ये जो वो अच्छे इमोशंस को भी उपजाने में मदद करता है. राइट. तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है इन सभी फीलिंग्स, इमोशंस के पीछे और अल्टीमेटली इन आंसर्स के पीछे? रेन जिम्मेदार है. इसलिए रेन ने डायरेक्ट ये आंसर्स नहीं दिए हैं, रेन ने इस पोएट के थ्रू आंसर्स दिए हैं. क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? The rain told the poet that she cannot be touched as she rises in the form of water vapor in the sky from the land and the bottomless sea. कि रेन जो है वो उसको कोई भी छू नहीं सकता क्योंकि वो बेसिकली एक भाप बन के उड़ जाती है ऊपर की तरफ. तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस, वाटर साइकिल की बात हो रही है. तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो कौन सा है, इवापोरेशन. तो इवापोरेट होके वेपर्स के फॉर्म में आकाश में चली जाती है. और ये इवापोरेशन कहाँ कहाँ से होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, इसके अलावा जो सी है. बॉटमलेस इसलिए कहा गया है सी को क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं. उनका बॉटम एक्चुअल में कहाँ पर है नहीं पता चलता, इतने गहरे होते हैं कई. इट चेंजेस इट्स शेप येट इट रिमेन्स द सेम. अब यहाँ पर जब वो आकाश में पहुँच भी जाती है बादलों में तो उसका एक रूपांतरण हो गया है. यानी पहले वो वाटर फॉर्म में थी, अब वो वेपर फॉर्म में हो चुकी है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ये चेंज उसके अंदर हो गया है. लेकिन है तो वो रेन ही अभी भी, भले ही उसका रूप बदल गया हो, है तो वो रेन ही अभी भी. द वेपर चेंजेस इनटू क्लाउड्स ड्यू टू कॉन्डेंसेशन. अब यहाँ पर जब वो पहुँच गई ऊपर, तो ऊपर पहुँच गई से मतलब जब आकाश में पहुँच गई है तो वहाँ पर कॉन्डेंसेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी. और वो प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली जो वेपर्स होते हैं भाप बन के जो ऊपर गए हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाते हैं. उन्हीं से ही बादल बनते हैं ना, क्लाउड्स बनते हैं. तो देखिए, इट फॉल्स बैक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड वाटर टू द ड्राउट prone areas and to beautify and purify the earth its birthplace. अब यहाँ कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, बारिश हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन. बन गई ना पूरी साइकिल. सबसे पहले इवापोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन और उसके बाद प्रेसिपिटेशन. राइट. तो ये जो प्रेसिपिटेशन हुआ, ये जो पानी वापस से ज़मीन पर गिर रहा है, तो ज़मीन क्या है, क्या ये ज़मीन, क्या ये पृथ्वी इस बारिश की जननी है, क्या यहाँ पर इसका ओरिजिन है? बिल्कुल. क्योंकि बारिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अल्टीमेटली ज़मीन से ही तो हुई है. गिरती ज़रूर आकाश से है बारिश, लेकिन कैसे गिर पाई? तो सबसे पहले पानी जो धरती पे ही जो पानी था, वही पानी भाप बनकर आकाश में गया. वही पानी और वही भाप जो है वो एकदम तब्दील होकर क्या हुआ, वही भाप जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई और वही वाटर ड्रॉपलेट्स उसके बाद रेनफॉल होकर वो गिर गए. राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? अब यहाँ आगे क्या होता है, अर्थ को बर्थ प्लेस देखिए यहाँ लिखा हुआ है. बर्थ प्लेस का मतलब क्या होता है, जहाँ आपका जन्म हुआ हो वो जगह.
रेन का जन्म कहाँ हुआ है? धरती पर ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ रेन जो है वो बता रही है कि वो कैसे किस लेवल की यूज़फुल है और किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि वो जगह, ड्राउट प्रोन एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर सूखा पड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ सूखा पड़ ही जाएगा, वो एरियाज़, ठीक है। तो ये जहाँ पे सूखा पड़ सकता है वहाँ पर बारिश बरसती है तो जीवन दान देती है, पूरी दुनिया को, पूरी धरती को, अपनी जननी को खूबसूरत बनाती है, प्योर बनाती है, राइट। इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स इनसाइड द अर्थ एंड हेल्प्स देम ग्रो। और जो बीज जो हैं, जो ज़मीन में बोए हुए हैं, ये बीज खेत खलियान के भी बीज हो सकते हैं। इसके अलावा ये बीज भले हम हमारे गार्डन में ही कोई पौधा क्यों ना उगा रहे हो, वो बीज भी हो सकते हैं, ठीक है। या सब्जियां भी उगाते हैं कई लोग, राइट। तो वो बीज भी हो सकते हैं, या जो किसान मेहनत करके खेतों के अंदर जो बीज बोता है, कुछ भी, कहीं कोई भी बीज हो सकते हैं। उन बीजों को जीवन दान ही बारिश की वजह से मिलता है कि अगर बारिश ना हो तो वो बीज कभी भी पौधा और पौधे से पेड़ नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट वो बीज धरती में धंसा हुआ सिर्फ एक टुकड़ा सा ही रह जाएगा, कभी पनपेगा नहीं। तो बेसिकली ये जो रेन वाटर है, या जो बारिश का पानी जो ये है, वो जीवन दान देता है, ठीक है। इट्स लाइफ, वो इस धरती पे पूरी तरीके से जीवन दान देता है। तो ये पहले अर्थ ने लाइफ किसको दी? रेन को। और उसके बाद रेन ने लाइफ किसको दी? अर्थ को। तो एक दूसरे को ये जीवन दान देते हैं। इनमें से एक को भी अगर हटा दोगे तो दूसरे का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये कारण है स्टूडेंट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The rain doesn't care if anyone bothers about her deeds or not. She completes her work and comes back home. अब यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि जो रेन है या बारिश है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई चिंता नहीं है कि रेन जो काम कर रही है, जीवन दान देने का जो काम कर रही है, उस पर कोई गौर कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई जीवन दान दे रही है तो इस बात पे गौर कौन कर रहा है? इस पोम के अंदर तो ये पोएट ही गौर कर रहा है, ठीक है। तो ये पोएट जो ध्यान दे रहा है, इस तरीके से भले कोई और व्यक्ति ध्यान दे या ना दे, भले ही अपनी लाइफ के 2 मिनट निकाल कर थोड़ी देर बैठकर भले ही ये देखे ना देखे कि देखो कितनी खूबसूरत बारिश है, कितनी प्यार से बरस रही है, कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ये सारी बातें भले कोई और सोचे या ना सोचे, उसके बावजूद जो बारिश है वो बरसने का काम कर रही है, वो जीवन दान देने का काम कर रही है। यानी बारिश की जो क्वालिटी है, जो उसका गुण है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बारिश को कितने लोगों से तारीफ़ बटोर रही है, वो कितने लोगों से तारीफ़ मिल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। वो निरंतर अपना काम बस किए जा रही है, कोई उस पर गौर करे या ना करे, कोई इस बात पर ध्यान दे या ना दे कि वो कितनी गुणी है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? द पोएट ऑल्सो कंपेयर्स द रेन विद द सॉन्ग एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। यहाँ पर जो पोएट है वो रेन को एक गाने के साथ कंपेयर कर रहा है, सॉन्ग के साथ कंपेयर कर रहा है, एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। क्यों? क्योंकि एक गाना और एक जो बारिश है, उन दोनों की जो जर्नी है या उन दोनों की जो यात्रा है वो एक जैसी सी होती हैं। कैसे? द सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, ट्रेवल्स अक्रॉस टू फुलफिल द एम एंड कम्स बैक विद ड्यू लव फॉर द सिंगर। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई संगीतकार कोई गाना, कोई धुन बनाता है, वो उसके मन से, आत्मा से निकलती है, दिल से निकलती है, और जब वो धुन निकलती है तो सुनने वालों को भी एक राहत सी महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कभी बांसुरी की धुन सुनते हैं, इट्स वेरी मेलोडियस, बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है। और ये सब अपना म्यूज़िक, हमें जैसे अगर हम कहें कि कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो कहा जाता है कि सुनने वाले बिल्कुल अपने होश ही गंवा देते थे, बिल्कुल उनको ठिकाना ही नहीं रहता था। तो सोचिए कितना खूबसूरत धुन होगी वो। एक तो मुरली की आवाज़ और कृष्ण जी उसे बजा रहे हैं, तो कितना खूबसूरत वो माहौल होता होगा कि किसी को भी होश ही नहीं रहता, सब उस गाने में ही पूरी तरह से खो जाते हैं। तो वो धुन, वो जो म्यूज़िक है, वो जिस तरीके का एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, जिस तरीके का एक असर छोड़ रहा है सुनने वालों पर, तो वापस वो असर जो है वो एक्चुअल में उसे कौन करता है? म्यूज़िक अपने आप तो एंजॉय नहीं करता ना उस असर को,
जिसने उस म्यूज़िक को बनाया है, जिसने उस धुन को रचा है, उसे इस चीज़ का अल्टीमेट फल रिजल्ट मिलता है। यानी कृष्ण जी सबसे ज़्यादा जो प्रेम मिला फिर उस धुन के पीछे, वो किसे मिला है? कृष्ण जी को ही मिला है। यानी कृष्ण के ही मन से ये पूरी धुन निकली और कृष्ण के ही मन में फिर वापस आ गई प्रेम पूर्वक। तो धुन जहाँ से निकली वहीं से वापस आ गई। बेटा यहाँ पर कहीं पर भी कृष्ण का कोई उदाहरण नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ कृष्ण का एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो होगा शायद कृष्ण जी की मुरली का ही होगा, क्योंकि लोग मेस्मराइज हो जाते थे, मदहोश हो जाते थे, ऐसा सुना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सॉन्ग जिस तरीके से, जिस मन से उपजा, पूरी दुनिया में सबको अब मदहोश करके वापस कृष्ण के मन में ही वापस आकर बैठ गया, उसी तरीके से जो ये बारिश भी है, जिस ज़मीन से, जिस धरती से उपजती है, उसी धरती से उपजकर आकाश में जाके वापस बारिश के तौर पर बरस के वापस उसी धरती पे आ जाती है। तो ये यात्रा सेम सी ही है ना, ये जो जर्नी है सिमिलर सी ही है। और ये इम्पैक्ट क्या क्रिएट करती है, यानी क्या असर करती है? जैसे धुन सुनने वाले एकदम मदहोश हो जाते हैं, उसी प्रकार जो बारिश है उससे सभी लोग जी उठते हैं, एक लाइफ मिलती है। तो इसके बिना लाइफ अधूरी है, राइट स्टूडेंट्स? अच्छे से क्लियर है? एंड दे बोथ फुलफिल द एम। इनका जो भी मकसद एक होता है वो पूरा होता है, क्या? जीवन दान देना या खुशहाली फैलाना। एंड कम बैक्स विद ड्यू लव फॉर द सिंगर। तो यहाँ पर जिस तरह से प्रेम पूर्वक धुन वापस, ये जो म्यूज़िक है वापस लौट आती है अपने ओरिजिनेटर के पास, जैसे कृष्ण जी के पास लौट आती है या जो भी म्यूज़िक कंपोज़र है उनके पास लौट आती है, उसी तरह बारिश भी अपना जो ओरिजिनेटर है, मतलब उनकी जो जननी है धरती, वहीं से उत्पन्न होके अपना काम पूरा करके प्रेम पूर्वक लौट आती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छे से समझ में आया पूरा? तो यहाँ पर हमारी ये जो समरी है वो भी कंप्लीट होती है। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो मुझसे पूछ लें, और कैसी लगी ये समरी का वीडियो वो भी आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, सारे के सारे टॉप कोर्सेज़ लेकर आता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ये सभी के सभी कोर्सेज मिल रहे हैं क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ हम आपको स्पेशल कोर्सेज जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पे नहीं करना है आपको इनके लिए। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि वहाँ पर भी केजी से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है, एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोनों ही चैनल्स पे आपको फ्री एजुकेशन की जो सुविधा मिल रही है स्टूडेंट्स, इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसी के साथ ई बुक्स और ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये जो ई नोट्स हैं स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर कि आप इनकी जानकारी पूरी लें। अब आपको इनकी जानकारी कैसे मिलेगी? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक्स दिए गए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक कीजिए, आपको सब पता इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आप इन्हें पा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? इसी के साथ आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि वो लाइव कब है या वो क्लास का, वो सब्जेक्ट का वीडियो कब रिलीज़ होता है। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इफ़ यू फॉलो अस ऑन all of these platforms, right students? साथ में आखिर में एक बार और बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ लें, कैसा लगा ये वीडियो वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइए। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखना मत भूलिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।